नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्रूड ऑयल के दाम इतने ऊपर होने के बाद भी भारत में क्रूड ऑयल के दाम या फिर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में एकाएक यह जो है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, या फिर जो है यहाँ पर क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से भारत सरकार या फिर जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो डीजल या फिर पेट्रोल के दामों को नहीं बढ़ा रही हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसको सरकार कंट्रोल करती है कि सस्ता होने के बावजूद भी हमको यह सस्ता नहीं मिल रहा था। यानी कि जब $60 प्रति बैरल, $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, उस समय भी हमको यही रेट दे रही थी सरकार। और आज जब 110 या फिर $118 प्रति बैरल ये तेल मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार इसको किस तरीके से नियंत्रित की हुई है और क्या सरकार सही थी या फिर सरकार अब सही है, वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। वो बताना आपका काम कमेंट सेक्शन में होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी का ये काम है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरे मैटर को विस्तार पूर्वक समझिए। उसके बाद इसको अपनी जो राय है वो कमेंट में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर आप हेडलाइंस अगर देखें तो गवर्नमेंट कट स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल एमिड यूएस ईरान वार। यानी कि यहाँ पर जो सरकार है वो एक्साइज ड्यूटी और जो ड्यूटी है वो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के ऊपर से हटा रही है, जिसके वजह से यह दाम कंट्रोल है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे, ये हेडलाइंस बनी हुई है तो आपको बता दिया। साथियों, बात करें कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भी भारत सरकार पेट्रोलियम की कीमतों क्यों नहीं बढ़ा रही है। तो देखिए, अगर वैश्विक संदर्भ की बात करें तो तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि आई है। अगर आप देखें तो जिस समय युद्ध नहीं चल रहा था उस समय यह करीबन $70 प्रति बैरल के पास था और अब फिलहाल देखा जाए तो लगभग $110 प्रति बैरल के पास यहाँ पर पहुंच चुका है। साथियों, पश्चिमी एशिया मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष, विशेष रूप से ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण तेल आपूर्ति श्रृंखलाएं जो है यहाँ पर बाधित हो गई हैं। आप सभी लोगों ने इस चीज को बहुत बार सुन लिया है कि क्यों बाधित हुई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। उन सारी चीजों को साइड करते हुए आते हैं मेन मुद्दे पर। लेकिन बात यह है कि भारत में अभी भी पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। कच्चे तेल की कीमतें $100 से अधिक हो गई हैं। होने के बावजूद भी भारत ने खुदरे जो पेट्रोल की कीमतें हैं उन पर यहाँ पर वृद्धि नहीं की है। इसका कारण भारत की ईंधन मूल्य के निर्धारण प्रणाली का मौजूद स्टॉक एब्जॉर्बर मैकेनिज्म है। यानी कि भारत की जो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो निर्धारण प्रणाली है, यानी कि मूल्य निर्धारण प्रणाली है, जो ये सेट करती है कि कितना पैसा चार्ज करना है, उस मैकेनिज्म में स्टॉक एब्जॉर्बर मैकेनिज्म है, जिसके वजह से यहाँ पर रेट स्थिर है। यह है क्या, उसको आप समझिए पहले। साथियों देखिए, स्टॉक ऑब्जर्वर जो प्रणाली है भारत की 3 स्तरीय है, यानी कि इसमें 3 लेवल है, 3 स्तर पर जो है कि इसको कंट्रोल किया जाता है। जिसमें पहला है कि तेल जो यहाँ पर विपणन कंपनियां हैं जो तेल यहाँ पर बेचती हैं, लाती हैं, रिफाइन करती हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल या फिर एचपीसीएल। तो ये क्या करते हैं, तो देखिए ये वैश्विक मूल्य वृद्धि के तुरंत उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचने देते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर तेल की कीमतों में लॉस या फिर इनको जो मतलब कि क्या कहते हैं कि दिक्कत होती है, ज्यादा पैसा इनका खर्चा होता है, वो यही लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसको यहाँ पर ये जो है वो कंज्यूमर के पास नहीं जाने देते हैं। इसके बजाय वे अस्थायी रूप से नुकसान का वहन करते हैं और अपने लाभ मार्जिन को कम करते हैं। कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि हमारे भारत में इतना ज्यादा ही टैक्स लग रहा था कि देखिए इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपनियां कितनी अच्छी हैं और ये मतलब अपना लॉस करके हमको सस्ता में तेल दे रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि पहले टैक्स बहुत ज्यादा लगता था, इनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था, अब इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। यानी कि अभी भी इनके जेब से पैसा नहीं जा रहा। आप सोच रहे हो कि यार कितनी बढ़िया कंपनियां हैं, बेचारी पैसा जो है कि हमसे अपना जो है कि लगा रही हैं हमारे लिए, तो ऐसा नहीं है। इनका लाभ मार्जिन यहाँ पर घट गया है। इसे अंडर रिकवरी जो है कि कहा जाता है। इसमें जो लाभ मार्जिन है वो कम कर दिया जाता है। परिणाम होता है कि जो उपभोक्ता है उसको कीमतों का तत्काल कोई भी झटका यहाँ पर महसूस नहीं होता है। लेकिन जो ओएससी है, जो ओएमसी है, उसके वित्तीय स्थिति यहाँ पर बिगड़ जाती है। ठीक है, बात करें
जो नियंत्रित मूल्य हस्तांतरण है कि पूर्ण वृद्धि के बजाय सरकार ने आंशिक या फिर चुनिंदा मूल्य वृद्धि की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डीजल है उस पर यहाँ पर 22 रुपया प्रति लीटर जो है कि ये 22 रुपया प्रति लीटर यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जो प्रीमियम पेट्रोल आप लोग देखते होंगे उस पर 2 रुपया प्रति लीटर यहाँ पर जो है कि मूल्य उसका बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो नॉर्मल पीपल यूज करते हैं तेल को, डीजल को, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बढ़ा है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल है, जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं डीजल, उनके ऊपर यहाँ पर 22 रुपया जो है प्रति लीटर तेल की कीमत यहाँ पर बढ़ी है। साथियों, रेगुलर पेट्रोल और डीजल के ऊपर में कोई भी चेंज नहीं आया है। यह इसे जो है इसे कैलिब्रेटेड पास थ्रू कहा जाता है, यानी कि इस तरीके से जो जनता के ऊपर डायरेक्ट आने वाला था उसको साइड करके कुछ पार्शियल चीजों पे भेज दिया जाता है। यानी कि कुछ इंडस्ट्रियल जो उपभोक्ता होते हैं जो बड़े मात्रा में कंज्यूम करते हैं उनको यहाँ पर भेज दिया जाता है, उनके ऊपर यहाँ पर जो है कि कीमतें बढ़ा कर दे दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि ये जो तेल लाने वाली कंपनियां होती हैं या फिर जिनको इनका इंडस्ट्रियल यूज करना होता है, उनको जब तेल या फिर स्थिति नॉर्मल होती हैं तो उनको बहुत ज्यादा कंजप्शन की वजह से उनको कुछ छूटें भी मिलती हैं, कुछ रियायतें भी मिलती हैं, जिस समय तक यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिक्कत नहीं आई होती है। तो अब जब लाभ उठाएं तो भैया कुछ देना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर इनके ऊपर जो है कि है प्राइस की वृद्धि हो गई है। अब बात करें सरकारी हस्तक्षेप की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितना जो है कि पैसा सरकार हमसे लेती है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सरकार कर नहीं रही है तो चलो ये वाली ऐसी थी, ये वाली ऐसी थी, उस पर लड़ते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी सरकार हो। भारत में ईंधन की कीमतों में क्या क्या शामिल है? तो पहला जो उत्पादक शुल्क है जो कि केंद्र सरकार लगाती है, दूसरा है VAT जिसको कि वैट बोला जाता है और यह राज्य सरकार लगाती है। यानी कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक केंद्र सरकार लगाती है जिसको कि उत्पादक शुल्क कहते हैं, दूसरा वैट लगता है यानी कि राज्य सरकार द्वारा इसमें टैक्स लगाया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी राज्य सरकार कितना लगाती है। मतलब आप बिहार में देखेंगे तो प्राइस अलग रहेगा, आप अगर हिमाचल में देखेंगे तो प्राइस अलग रहेगा, उत्तर प्रदेश में अलग रहेगा, हरियाणा में अलग रहेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो चेंज होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है वो तो सब जगह सेम होता है, लेकिन जो ये VAT लगता है जो राज्य सरकार द्वारा, उस पर जो है कि बहुत ज्यादा अंतर होता है। मतलब कि ये अगर कम कर देती हैं टैक्स, VAT कम हो जाता है तो डीजल पेट्रोल सस्ता मिलने लगता है, VAT बढ़ जाता है तो फिर वो महंगा मिलने लगता है। साथियों, जो मतलब कि राज्य है यहाँ पर VAT ज्यादा लगाएगा उसके यहाँ तेल ज्यादा महंगा मिलेगा, जो कम लगाएगा उसके यहाँ तेल सस्ता मिलेगा। अब बात करें इसमें सरकारी भूमिका की, तो उत्पादक शुल्क में कटौती करके कीमतों को यहाँ पर कम किया जा सकता है, और अचानक मुद्रास्फीति से बचने के लिए करों को यहाँ पर टैक्सेस को स्थिर रखा जाता है। साथियों, कर मूल्य स्थिरीकरण का काम करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर जो प्राइस को कंट्रोल करने की बात है तो यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं उनको हटा दिया जाए तो ये यहाँ पर कंट्रोल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हुआ भी यही है। जो पूरा ये अवयव है, जो पूरा आपको स्ट्रक्चर में अगर बताऊं कि पूरा ये तेल का जो है लागत क्या होता है, तो देखिए पहला होता है आधार मूल्य जिसमें कच्चा तेल और उसकी रिफाइनरी का पैसा होता है, यानी कि उस तेल को जितने में खरीदा गया है वो कॉस्ट होता है और उसको रिफाइन करने में जो पैसा लगा है वो कॉस्ट होता है। इन दोनों के बाद माल ढुलाई और डीलर कमीशन होता है, यानी कि अब जहां से रिफाइन हुआ है वहां से यह तेल निकलकर अन्य जगहों पर जाएगा, हर जगह पे जाएगा, तो वो होता है, और यहाँ पर डीलर का कमीशन भी इसमें ऐड होता है। इसके बाद तीसरा जो इसमें चीज होता है वो होता है सरकार के द्वारा लगाया गया, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया कर, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया कर, वेट। इन चार चीजों को मिलाकर, इन चार चीजों को यहाँ पर मिलाकर जो है तय होता है कि किसी भी राज्य में डीजल या फिर पेट्रोल कितने दाम पर बिकेगा। अब यहाँ पर जो अंतिम मूल्य फार्मूला होता है वो होता है कि रिटेल प्राइस बराबर बेस प्राइस प्लस सेंट्रल एक्साइज, उसके बाद स्टेट वेट, फिर डीलर मार्जिन। यानी कि इन चार चीजों को मिलाकर रेट तय किया जाता है किसी भी जगह पर डीजल या फिर पेट्रोल का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक ये चार्ट है
जिसको कि मनी कंट्रोल के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है, आप अंतर समझिए कि पेट्रोल की अगर बात करें, देखिएगा टैक्स कितना अधिक अधिक सरकार लगा रही है। यहाँ पर प्राइस चार्ज डीलर की बात करें तो 44.4 रुपया है, ठीक है। इसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी लगती है जो कि केंद्र सरकार लगाती है, वो यहाँ पर 32 यानी कि 33 रुपया ही समझिए। यानी कि जो मेन लागत है वो 44.4 रुपया है, 44.5 रुपया समझ लीजिए। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो यहाँ पर जो केंद्र सरकार लगाती है वो 33 रुपया लगा देती है। मतलब कि 44 या 45 रुपया ही मानकर चलिए इसको, तो 45 रुपया ये हो गया और 33 रुपया ये हो गया, यानी कि अप्रोक्स 12 रुपया ही बस अंतर है। मतलब कि 12 रुपया अगर और लगा दे तो 1 लीटर और ही जो है कि यहाँ पर तेल मिल जाएगा जो रिटेल वाला होगा। लेकिन यहाँ पर टैक्स लग जाता है कितने का, 33 रुपए का। उसके बाद यहाँ पर डीलर का कमीशन होता है लगभग 4 रुपया। फिर इसके बाद जो सेल टैक्स VAT जो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है वो होता है लगभग 24-24.5 रुपया समझ लीजिए। यानी कि अगर मिला दे इन्हीं दोनों को, केंद्र और राज्य को ही, तो ये लगभग जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाएगा। मतलब सोचिए 44.4 रुपया ही हो गया, डीलर कमीशन भी जोड़ लें तो 47 रुपया रख लीजिए। यहाँ पर देखिए 30-20-50 यानी कि लगभग ये जो है 56-57 रुपया के पास, 55-56 रुपए के पास यही पहुंच जा रहा है, टैक्स बस जो है कि पहुंच जाता है। तो इसलिए जो है डीजल पेट्रोल यहाँ पर इतना महंगा होता है। रिटेल प्राइस लगभग 105 रुपया 5.5 रुपया यहाँ पर पड़ जाता है इन सभी टैक्सेस को जोड़कर। अब ये हर राज्य के लिए अलग अलग होता है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आपको ये समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा कंट्रोल होता है, किस तरीके से होता है। उसी तरीके से डीजल पे भी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 31 रुपया जो है सरकार लगाती है, 32 रुपया, 13-14 रुपया के पास राज्य सरकार लगाती है, और जो यहाँ पर जो एक्चुअल रेट होता है वो लगभग 46 रुपया होता है। इस तरीके से जोड़ जाड़ के यहाँ पर ये लगभग 94-95 रुपया के पास डीजल आपके पास पहुंचता है। तो इस तरीके से सरकारें लगाती हैं। साथियों, बात करें कि भारत सरकार ने ईंधन पर केंद्रीय शुल्क में भारी कमी कर दी है, जिसके वजह से यहाँ पर पेट्रोल जो है वो 133 रुपया पर लीटर, डीजल 100 रुपया पर लीटर जो है कि यहाँ पर जो पूरा प्राइस है वो घट गया है। यानी कि ये गलत हो गया है। ये 13 रुपया जो है कि पेट्रोल पर लगता था, 10 रुपया यहाँ पर जो है वो लगता था डीजल के ऊपर। लेकिन अब ये 10 रुपया से कितना लग रहा है, 10 रुपया से घटकर 0 रुपया लग जा रहा है। और ये जो 13 रुपया पेट्रोल पर लगता था, अब ये मात्र जो है 3 रुपया लग रहा है। यानी कि पेट्रोल के ऊपर जो केंद्र सरकार का शुल्क लग रहा है, अब वो 13 रुपया से मात्र 3 रुपया लग रहा है। जो डीजल पर पहले 10 रुपया लगता था वो अब एकदम नहीं लग रहा है, यानी कि 0 रुपया कर दिया गया है। इससे जो नेट रिडक्शन हुआ है वो 10 रुपया पर लीटर इन बोथ फ्यूल, यानी कि दोनों फ्यूल्स में, दोनों तेल के कीमतों में 10 रुपए का जो है कि वो दाम घट गया है। साथियों, यह हाल के वर्षों में ईंधन कर में की गई सबसे बड़ी कटौती में से एक है। यानी कि अब तक सबसे बड़ी जो कटौती की गई है उसमें से यह एक है। अब बात करें कि सरकार ने कीमतों को बढ़ा देने के बजाय करों में कटौती ही क्यों की है, तो देखिए सरकार के सामने रणनीति जो नीतिगत दुविधाएं थी, जिसमें कि पहला था कि मूल्य वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, महंगाई में तेजी हुई और जनता का यहाँ पर गुस्सा बढ़ता। यानी कि अगर दाम बढ़ता डीजल पेट्रोल का तो फिर जनता के अंदर आक्रोश निकलता और वो सब किस पर जाता, तो केंद्र सरकार पर ही जाता। इसलिए वो कही भैया पहले दामें घटाओ, नहीं तो देखते हैं तो जनता पगला जाएगी। दूसरा विकल्प समझिए कि करों में कटौती, यानी कि सरकार सदमे को झेल लेती है, इससे कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं और इससे वित्तीय सहायता कहा जाता है। यानी कि जो ये काम किया है यहाँ पर, इससे इसको जो सरकार कहती है वो कहती है कि देखिए ये वित्तीय सहायता है। तीसरी बात कि सरकार के वित्तीय प्रभाव क्या इस पर पड़ेगा, तो राजस्व में हानि होगी, क्योंकि सोचिए इतना टैक्स सरकार ले रही थी, तो अब यहाँ पर इसके राजस्व में हानि होगी। प्रति वर्ष 1 से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है कि इसको घाटा होगा। और यह मायने क्यों रखता है कि ईंधन पर उत्पाद शुल्क राजस्व का एक मुख्य स्रोत है और इसकी अवसंरचना कल्याणकारी योजनाओं को और सब्सिडी के लिए की जाती है। यानी कि जो इससे टैक्स आता है, कहने को तो जो टैक्स इससे आता है वो कल्याणकारी योजनाओं के लिए और जो सब्सिडी देना होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि कहाँ पर यूज होता है। इससे एक चीज ये समझ लीजिए कि अगर ये सरकारें चाहती, मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बस केंद्र सरकार की बात ही नहीं है, राज्य सरकार भी अपना VAT कम करती
तो भी यहाँ पर डीजल जो है सस्ता हो जाता, पेट्रोल सस्ता होता। सोचिए आज इतना महंगा होने के बावजूद, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पर $110 प्रति बैरल होने के बाद भी हमको उसी रेट पर सरकारें तेल दे सकती हैं। तो जब यहाँ पर ये लगभग $60 प्रति बैरल था और कोरोना के टाइम में ये गिरकर $20 प्रति बैरल तक गया था, उस समय भी ये सरकारें हमसे कितना लूटी हैं, इस बात को आपको समझना होगा। एक चीज और, मैं देखिए किसी को उकसा या भड़का नहीं रहा हूं, जो सिर्फ सच्चाई है, वो फैक्ट है, वो बता रहा हूं, ठीक है? तो कोई इसका रेफरेंस न जनरेट करे। दूसरी चीज ये, एक बार सोच कर देखिएगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जनता का प्रेशर आएगा, इस वजह से सरकार ने जो है टैक्स घटा दिया। तो आप लोग एक चीज ये समझ लीजिए कि अगर सरकार को लगेगा कि महंगाई जनता के ऊपर ज्यादा हावी होगी, या फिर अगर जनता चाह लेगी कि चीज को सस्ता कर दें, तो इन सरकारों के बस में है कि उस चीजों को सस्ता कर सकती हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझिएगा क्या है इसका मतलब। अगर जो समझ गए होंगे कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अदला बदली की बात करें तो देखिए इसका फायदा क्या होगा, तो कम मुद्रास्फीति होगी, लेकिन यहाँ पर उच्च राजकोषीय घाटा होगा, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन सरकारी खर्चे करने की जो क्षमता है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। बात करें भारत की संरचनात्मक समस्या का, तो देखिए भारत कच्चे तेल का लगभग 90% आप सभी को पता है वो दूसरे देशों से ही मंगाता है, और इसका यही कारण है कि जब जब कोई वैश्विक दिक्कत आती है तो भारत को बहुत बड़ा झटका लग जाता है, भारत में चीजें अनियंत्रित हो जाती हैं। वहीं रणनीतिक सबक की बात करें तो सरकार यह संकट आवश्यकता और को उजागर करता है, यानी कि हमको यह बताता है कि हमको बस डीजल और पेट्रोल पर ही निर्भर नहीं रहना है, हमको अपने आप को शिफ्ट करना होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी की ओर, सोलर एनर्जी की ओर, ताकि हम इस डीजल और पेट्रोल के झंझट से बच सकें। कभी भी कहीं भी दुनिया में कुछ भी होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना है। ठीक है, साथ ही भारत को यह भी समझने की जरूरत है कि जैसे इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से भारत को इतनी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी है, भारत को जरूरत है इस समय कि अपना जो तेल खरीदने का जगह है, जो मार्केट है, उसको बड़ा करे, दूसरे जगहों से अन्य विकल्पों को तैयार करे, कि अब ऐसा ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो अब उसके वजह से हमारा ये हाल हो गया, कल के दिन कोई और जो है कि बंद कर दे तो उसके बाद से हमको और दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत को कई सारे ऑप्शन रखने चाहिए, जैसे चाइना के पास है, वो रसिया से लेता है, ईरान से उसकी दोस्ती अच्छी है तो उसको तो जो है चीजें मिली जा रही हैं, और जो पाइपलाइंस वगैरह हैं उनके माध्यम से गैसेस वगैरह अन्य जगहों से ले लेता है। तो इस तरीके से भारत को भी सोचना चाहिए और भारत सरकार को भी चाहिए कि वो अपने जो भी चीजें हैं, डीजल पेट्रोल गैसेस, इनको अन्य जगहों से भी खरीदे, किसी एक पर अपनी निर्भरता को न बनाए रखे। ठीक है साथियों, यहाँ पर हाउ लॉन्ग कैन इंडिया डिलेज ऑफ फ्यूल प्राइस हाइक, तो देखिए बात यह है कि मतलब कब तक यहाँ पर भारत सरकार जो है कि इसको रोक सकती है। तो बात है कि यह लगभग यहाँ पर भारत के पास अभी भारत सरकार के बताए जो डाटा है उनके हिसाब से लगभग 60 दिन का भारत के पास फ्यूल बचा हुआ है, मतलब कि स्टॉक है, और भारत सरकार के पास 1 महीने तक का एलपीजी का भी स्टॉक पड़ा हुआ है। बाकी हकीकत क्या है वो आप लोगों को भी परिचित है और केंद्र सरकार द्वारा बताया भी गया है। देखिए कुल मिलाकर यह यहाँ पर कुछ पैनिक भी हो जाता है लोगों के अंदर कि वो खत्म हो गया, एक न्यूज आएगी और मतलब भारी मात्रा में लोग चले जाएंगे। पैनिक नहीं होना चाहिए, जो होगा सबके साथ होगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। बात करें वैश्विक प्रभाव और संदर्भ की, तो देखिए अगर यूएस में भी देखा जाए तो यहाँ पर यूएस में पेट्रोल जो है वो लगभग 20% बढ़ गया है, चाइना में भी लगभग यहाँ पर 3.7% बढ़ोतरी हुई है, अमेरिका में अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 18 महीने का सबसे हाई जो है रेट इस समय चल रहा है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो ये तो भिखमंगा है, नंगा है, इसकी बात ही क्या कर रहे हैं। श्रीलंका में भी मात्र 8% जो है कि बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि हमारे भारत में बढ़ोतरी नहीं है, और उसका कहीं कारण यह भी है कि भारत सरकार पहले से ही टैक्स बहुत ज्यादा लेती थी, जिसके वजह से उसको पता था कि अगर उसी टैक्स पर यहाँ पर चीजें बेचने लगेंगे तो अब जनता के अंदर जो है आक्रोश बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उसका सामना फिर सरकार को ही करना पड़ सकता था। इसके वजह से ये चीजें यहाँ पर की गई। बाकी अभी भी अगर आप देखें तो ये जो है हैदराबाद के तेलंगाना की ये न्यूज है, जहां पर इस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो पुलिस पर्सनल को तैनात किया गया है, कहां पर, प्रयागराज के अंदर। ये प्रयागराज की न्यूज है जिसमें कि इस तरीके से जो है कि लाइनें यहाँ पर लगी हुई थी। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, कुछ नहीं जाता है आपका, 1 भी रुपया नहीं लगता है। जितना हम लोग मेहनत करते हैं सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब के लिए करते हैं, तो कर दीजिए भैया। बाकी आपकी अपनी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए,
फॉलो करना ना भूलिए। हो सके तो शेयर का बटन भी है, उसको भी क्लिक कर लीजिए। वो तो अब और भी आसान है, फेसबुक पर आपके ही पोस्ट से जो है कि पोस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।